ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम धाम उससे कोई होता नहीं था, तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से। सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आने दो आज उसे, मार मार कर उसकी सारी आशिकी यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दी है इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भपका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ा कर? अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है, मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी? काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बड़ी आई काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है। अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने की नहीं। मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वीं बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। जबान चलाती है, हैं? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुक्र मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर चारों बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा, माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो, लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से चारों बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रही, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। ना जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो कराते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूं हां करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी।
ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराहने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की चारों बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो माँ माँ ये क्या हो गया माँ? दीदी माँ माँ मर गई दीदी। सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने गए। बापू बापू माँ हिलजुल नहीं रही है, देखो ना क्या हो गया उन्हें। लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता। एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गईं। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहाँ जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ बापू सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का यह हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हमें भी मार दो ना, हमें सब छीन लिया, सब कुछ बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी। अरे मार दो। कहाँ ऊपर वाले, आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाए इसके लिए दूध, हम कहाँ से लाए? बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थीं, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में एक घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गईं। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही हो। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है। मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयां बनाकर बेचनी शुरू कर दी, और वे मिठाइयां भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल पाती गईं। मानसी एक 8 साल की छोटी बच्ची, जिसके मम्मी पापा दोनों नहीं थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मानसी, ओ मानसी, अभी तक तेरे से झाड़ू नहीं लगी, और देख बारिश हो रही है, जाकर छत से सारे कपड़े भी उतार कर ला। अभी लाती हूँ चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है,
क्या करूं? जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो चाची फिर मारेंगी। दीपा बिटिया, ये ले तेरा दूध, वो भी बादाम वाला, गरम गरम पी ले, बारिश का मौसम है। चाची कपड़े उतार कर रख दिए हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लूं? पहले बाजार जाकर ये सामान लाला की दुकान से लेकर आ, फिर कुछ खाना। चाची बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर बाद चली जाऊं? बारिश इतनी तेज भी नहीं है जो तू बह जाएगी, चुपचाप लेकर आ सामान। मानसी तेज बारिश में सामान खरीदने चली जाती है और बुरी तरह भीग जाती है। ये क्या, पूरी चीनी बारिश में भिगो दी? अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। सुधा मानसी को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी। आंखों की अंधी, तुझे दिखाई नहीं दिया क्या चीनी भीग गई है? आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रह भूखी। अरे अरे सुधा, इतना क्यों मार रही हो? पागल हो क्या? छोड़ो इसे, चीनी ही तो भीगी है, और आ जाएगी। तुम चुप रहो, पैसे पेड़ पर नहीं लटक रहे जो ये चीजों का नुकसान कर देती है। चल बाहर बारिश में भीग, यही तेरी सजा है। सुधा मानसी को घर के बाहर बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है। बहुत बहुत ठंड लग रही है चाची, मुझे अंदर आने दो ना। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। सुधा बच्ची है, अंदर आने दो, नहीं करेगी दोबारा। एक काम करो, तुम इसे घर के अंदर ले आओ, मैं घर छोड़कर दीपा को लेकर मायके चली जाती हूँ। किशोर चुप होकर कमरे में चला जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद, दीपा जा बोल दे मानसी को अंदर आकर बर्तन करेगी, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। मानसी, मम्मी बोल रही है अंदर आकर बर्तन धो ले। मानसी भीगे हुए कपड़ों में बर्तन धोने लगती है। भूखी प्यासी मानसी घर का सारा काम करती है। सुधा मानसी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन, हाँ भैया, मेरे पति काम से बाहर जा रहे हैं, पीछे से ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। किशोर किसी काम से शहर से बाहर चला जाता है। मानसी बेटा, चल तुझे बाजार से नई चप्पल दिला लाऊं, टूटी हुई चप्पल में घूम रही है। चाची, मेरे लिए नई चप्पल? ठीक है, मैं चलती हूँ। सुधा मानसी और दीपा के साथ बाजार जाती है। मानसी, तू यहाँ बैठकर चप्पल देख। भैया, दिखाना जरा चप्पल। मानसी, मैं जरा दीपा को सामने की दुकान से पानी की बोतल दिलाकर आती हूँ। सुधा मानसी को चप्पल की दुकान पर छोड़ जाती है। दुकानदार दूसरे ग्राहकों में व्यस्त हो जाता है। तभी, बेटा, आपका नाम मानसी है ना? आपकी चाची ने मुझे भेजा है, उन्हें घर जाना पड़ा, वो मुझे तुम्हें घर छोड़ने को बोल गई हैं। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हैं? अंकल, ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता भी घर की ओर ही जाता है, जहाँ से ले जा रहा हूँ चुपचाप चल। मानसी व्यक्ति के हाथ पर काट कर हाथ छुड़ाकर भागती है। ए, रुक जरा, भागती कहाँ है? व्यक्ति मानसी का पीछा करता है। मानसी रोती हुई तेजी से भागती है। भागते भागते अचानक, आंटी, वो अंकल मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। आंटी, डरो नहीं बेटा। अरे अब क्या करूं, ये लड़की तो गायब हो गई। मैडम, वो लड़की तो हाथ छुड़ा कर भाग गई। कैसी लड़की को पकड़ने के लिए तुमने बोला? मेरे पैसे वापस करो, जितने भी मैंने तुम्हें दिए हैं। लड़की को तुम संभाल नहीं सके, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सुधा ने मानसी को उस व्यक्ति को बेच दिया था और उसके बदले 5 लाख रुपए लिए थे। उधर मानसी जिस महिला से टकराती है, उनका नाम कौशल्या देवी था। मानसी डरी हुई थी तो वो उसे अपने साथ ले आई। आओ बेटा, अंदर आओ, डरो नहीं। माला, गुड़िया के लिए पानी लेकर आओ और कुछ खाने को भी। ये लो दीदी। ये कौन है? मैं बाजार से निकली तो ये बच्ची किसी आदमी से डरकर भाग रही थी और मेरे से टकरा गई। मानसी जब खाना खा लेती है तब, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम मानसी है। मेरी चाची मुझे बाजार में अकेला छोड़कर चली गई और उन गंदे अंकल ने बोला कि वो मुझे घर छोड़ देंगे, पर वो अंकल मुझे कहीं और ले जाने लगे थे। मानसी रोते हुए कौशल्या को सारी बात बताती है। तुम यहाँ पर बिल्कुल मत घबराओ मानसी, अब तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। माला, मानसी की भी सभी बच्चों के साथ रुकने की व्यवस्था कर दो, ये अब हमारे अनाथ आश्रम में ही रहेगी। कौशल्या एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाती थी और मजबूर बच्चों की सहायता करती थी। उधर जब किशोर वापस आता है तो वो घर पर मानसी को नहीं पाता। किशोर सुधा से पूछता है, सुधा, मानसी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? यहीं कहीं होगी।
किशोर कमरे में चला जाता है। तभी सुधा को व्यक्ति का फोन आता है। दूसरे फोन पर किशोर दोनों के बीच की सारी बात सुन लेता है। शायद तुम जानती नहीं हो, कल्लू से पूरे एरिया में नाम से ही लोग डर जाते हैं। मुझ जैसे गुंडे से पंगा लिया है तुमने। देखो कल्लू, धीरे बोलो, मेरे पति वापस आ गए हैं। वो तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो हम दोनों जेल में जाएंगे। मानसी के गायब होने का पता अगर किशोर को चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे 5 लाख रुपए दो और मेरा हिसाब करो। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, थोड़ा वक्त दो। सुधा फोन रख देती है। तभी क्या तुमने मानसी को गुंडे के हाथ बेच दिया? सुधा, तुमने कितनी नीच हरकत की है। बेचारी बिन माँ बाप की अनाथ बच्ची को तुमने बेच दिया। सुधा, तुम एक औरत और एक माँ कहलाने के लायक नहीं हो। कहाँ रहता है वो गुंडा? मेरे साथ चलो, अभी बताओ उसका पता। किशोर सुधा को थप्पड़ मारता है और कल्लू गुंडे के घर पहुंचता है। बता मेरी भतीजी मानसी कहाँ है? बता वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बता। ये ले। मुझे मत मारो। मुझे नहीं पता तुम्हारी भतीजी कहाँ है। तू ऐसे नहीं मानेगा। पुलिस के सामने सब जुबान खुल जाएगी तेरी। ये ले। किशोर पुलिस को फोन करता है और वो आकर कल्लू से सारी बात पूछते हैं। किशोर जी, हमारे पास एक अनाथ आश्रम की तरफ से एक बच्ची के मिलने की खबर आई हुई है। एक बार वहां चलकर देख लेते हैं। कल्लू को अरेस्ट कर लो रे। नमस्ते कौशल्या देवी जी, वो आपने जो बच्ची के मिलने की खबर दी थी। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बुलाती हूँ। माला, मानसी को ले आओ। चाचा जी। मानसी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आपको पता भी है मानसी को इन्होंने एक गुंडे के हाथ बेच दिया। आपने एक माँ होकर मासूम बच्ची को किसी गलत हाथ में सिर्फ पैसों के लिए बेच दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मानसी अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप सुधा को गिरफ्तार कर लीजिए। किशोर, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। चाचा जी, चाची जी को जेल मत भेजो, इन्हें माफ कर दो चाचा जी। देखो सुधा, अपनी आंखें खोल कर देखो। ये बच्ची अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। कौशल्या जी, अगर आज आप ना होती तो मानसी का क्या होता? कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी, अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मैं सदा तैयार हूँ। इसलिए ही इस अनाथ आश्रम में हर मजबूर बच्चे को सहायता मिलती है। मानसी बिटिया, अपने चाचा के साथ घर जाओ। किशोर जी, मानसी आपकी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान रखिएगा। मानसी, मुझे माफ कर दो बिटिया, मैं अब कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मानसी खुशी खुशी अपने चाचा चाची के साथ घर चली जाती है। कौशल्या देवी की वजह से आज मानसी सही सलामत अपने घर वापस पहुंच गई थी।